Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today is our lecture number 25. Before starting lecture number 25, let's have a look कि हमने lecture number 24 में क्या किया था. चैप्टर नंबर 24 जो है वो डिपेंड करता था हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे, और दैट इज़ ऑन इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में हमने जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की थी, और उसके बाद हमने एक टेबल जो है उसको स्टडी किया था जो हमें प्रोवाइड करता था रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ द इनकम टू द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. देन वी स्टडी फाइंड द नेट इनकम. नेट इनकम से हमने जो है वो इनडायरेक्ट मेथड जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो है वो स्टार्ट किया था. उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन को किस तरह डिटरमिन किया जाता है, ऐड बैक किया जाता है, दिस इज द नॉन कैश एक्सपेंसेस. उसके बाद हमने पढ़ा था चेंजेस इन द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट्स की जो चेंजेस हैं उसको कैसे मेजर किया जाएगा. फिर हमने पढ़ा था एनालाइजिंग गेन और लॉस फ्रॉम द सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आर द इक्विपमेंट्स. एसेट जो से आपके उनको अगर आपने सेल किया हो तो उसके गेन और लॉस को कैसे एनालाइज किया जाएगा. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड पे किया जाता है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कैसे पुट किया जाएगा. सेल्स ऑफ कॉमन स्टॉक, अगर कॉमन स्टॉक जो है वो इशू किया गया है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कैसे इंटर करेंगे. रिटायरमेंट ऑफ द बॉन्ड, कि आपने बॉन्ड इशू किए थे, दैट इज़ द सोर्स ऑफ द इनकम, और अगर वो वापस जो से हैं कॉल कर लिए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं, तो तब जो है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा. वापस लेने का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड्स को जो से मैच्योर हो जाते हैं उनको रीपे कर दिया जाता है. उसके बाद परचेज ए बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग परचेज की है तो उसको कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है रिकॉर्ड किया जाएगा. लैंड ट्रांजैक्शन, लैंड के लिए लैंड से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा. और एट द एंड हमने क्या किया था कि मैनेजिंग कैश फ्लो, के कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाता है. और उसके बाद हमने पढ़ा था कैश बजटिंग. कैश बजटिंग की एक एग्जांपल भी की थी. उसमें अगर आपको याद हो कि हमने ये पढ़ा था कि कैश को किस तरह मैनेज किया जाए और एक्सपेंसेस को फोरकास्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद कि फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और उस फाइनेंसिंग को रीपे कैसे किया जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी हैव स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर. आज का लेक्चर हमारा बेस करता है दैट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 14. जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब बन गई हैं, तो हाउ वी एनालाइज दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. तो आज का चैप्टर हमारा जो है वो बेस करेगा द एनालाइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. सबसे पहले बात करते हैं वाई आर द पर्पज़ ऑफ एनालिसिस, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों किया जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प यूज़र्स मेक बेटर डिसीजन. अब जैसा कि आपको याद है कि जितना भी हमारा ये कोर्स है इसकी स्टार्टिंग ही इसी बेस पे हुई थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर डिसीजन मेकर, कि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग इस पर्पज़ के लिए की जा रही है कि डिसीजन मेकर जो से हैं वो अपना डिसीजन बेटर ले सके. तो अब यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि डिसीजन बेटर लिया जा सके. और डिसीजन कौन लेता है? इंटरनली तौर पे डिसीजन किसने लेना होता है और एक्सटर्नली तौर पे डिसीजन किसने लेना होता है. इंटरनली डिसीजन आर यूज्ड बाय द मैनेजर, मैनेजर्स ने डिसीजन लेना है इंटरनली. ऑफिसर जो ऑफिसर्स हैं, एंड द इंटरनल ऑडिटर प्ले ए वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग. इंटरनल ऑडिटर का काम तो ये है कि उसने चेक करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही हैं, उसमें कोई फ्रॉड या कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं बनी या कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं बन गई, तो उन सब चीज़ों को चेक करना होता है. मैनेजर ने डिसीजन लेना है
जैसे हमने पहले कैश बजट बनाया था तो वो भी मैनेजर के लिए ही बना था। मैनेजर डिसीजंस ले रहे हैं कि भी आगे हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ऑफिसर्स ने डिसीजन लेने हैं कि हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की रेशियोज़ जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस बात का आगे जाके अंदाज़ा ज़्यादा होगा कि ये डिसीजन किस तरह लिए जाते हैं। जैसे एक क्विक रेशियो की बात की जाती है कि कंपनी की एबिलिटी को मेजर करती है कि कंपनी जो है वो किसमें उसके पास कितने एसेट्स हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो मैनेजर डिसीजन लेते हैं कि हमारे जो है एसेट्स जो है वो एनफ है कि नहीं है, आया कि हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज तो नहीं कर गई एसेट से। तो इस तरह के डिसीजन जो है इंटरनली डिसीजन लिए जाते हैं। एंड देन एक्सटर्नल यूज़र की बात की जाती है। शेयर होल्डर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं, वो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, वो एक ट्रू पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लैंडर, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स देखते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है कंपनी में और वो कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो इसलिए शेयर होल्डर्स का जो है वो एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी बनता है। और फिर दूसरी बात लैंडर की बात करते हैं तो लैंडर ने भी परफॉर्मेंस जो है वो चेक करनी है, तो वो भी जो है फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं क्योंकि उन्होंने दे आर नॉट द ऑनर, वो क्या कर रहे हैं कि कंपनी को जो है वो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, मनी दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो उन्होंने भी चेक करना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। और कस्टमर भी जो है वो स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं बिकॉज दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी। तो ये तो अब पता चल गया हमें कि इंटरनली तौर पे किन को ज़रूरत होती है और एक्सटर्नली तौर पे किन लोगों को ज़रूरत होती है। देन द पर्पस ऑफ एनालिसिस में फाइनेंशियल्स मेजर आर ऑफन यूज्ड टू रैंक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। क्या किया जाता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल मेजर्स इसलिए लिए जाते हैं कि रैंक किया जा सके कि कंपनी किस पोजीशन में है, एट व्हाट लेवल द कंपनी इज स्टैंडिंग एट प्रेजेंट। एग्जांपल मेजर्स इंक्लूड क्या जो सी उनकी मेजर्स किस किस्म के लिए जाते हैं, उसमें नंबर 1 जो उनसे आपके पास आ जाता है ग्रोथ इन द सेल कि फाइनेंशियल एनालिसिस किया जा रहा है, एनालिसिस मेजर किए जा रहे हैं, तो मेजरमेंट की जा रही है, फाइनेंशियल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या किया जा रहा है कि ग्रोथ इन सेल जो है वो मेजर की जा रही है कि सेल प्रीवियस ईयर क्या थी, अब ईयर दिस ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर जो है वो सेल जो है वो कितनी है होगी, या 5 साल की सेल्स में देख के उसका ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि सेल में वेरिएशंस क्यों आ रही हैं, आया कि कोई इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, या कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज ऐसी हैं, या कुछ वर्कर जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं सेल्स को, या प्रोडक्ट ऐसी हो गई हैं। देन एनालिसिस किया जाता है रिटर्न टू द स्टॉक होल्डर के स्टॉक होल्डर को रिटर्न जो है वो कितना मिल रहा है, प्रीवियस ईयर कितना मिला था, उससे प्रीवियस ईयर कितना मिल रहा था, अब कितना जो है वो रिटर्न मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो चेक किया जाता है, कितना सारा काम करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ। लाइक देश के जी आप ये कह सकते हैं कि सपोज एक कंपनी इतना ज़्यादा ऑपरेशन करती है उसके बाद उसको 10% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, और वही पैसे अगर बैंक में जमा करवा दें और मेहनत भी ना करनी पड़े तो 10% प्रॉफिट हो जाए, तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो उस परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कितना है। रिटर्न ऑन द इक्विटी जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना एंड रिटर्न जो है वो कितना मिल रहा है, वो भी कंपनी की स्टैंडिंग को जो है वो मेजर करती है। डिटरमिन बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये सारे काम कैसे किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ही किए जाते हैं। अब क्या किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिज़ाइन फॉर एनालाइजिंग, किस किस्म के एनालिसिस किया जाता है, उसमें नंबर 1 इज़ द क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको एनालाइज करते हैं आइटम विद सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप टुगेदर, कि उनको इकट्ठा कर लिया जाता है एंड रिजल्ट्स इन द स्टैंडर्डाइज मीनिंगफुल सब टोटल
कि वो क्या करते हैं कि वो जो रिजल्ट्स होते हैं उनका टोटल जो है वो हमें मीनिंगफुल जो है रिजल्ट जो है वो बता देता है। क्लासीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आइटम वाइज जो है वो गैदर किया जाता है और वो आपको मीनिंगफुल रिजल्ट्स बता देते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपेयर किया जाता है। अमाउंट फ्रॉम सेवरल ईयर्स अपीयर साइड बाय साइड के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि अमाउंट जो है साइड बाय साइड जो है वो आ रही होती हैं आपके पास। दिस इज 2012, 2011 की अमाउंट भी आ रही होगी, 2010 की आ रही होगी, तो देन यू कैन इजीली कंपेयर, हेल्प्स आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट चेंज एंड ट्रेंड। वही बात कि जब कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है तो प्रीवियस ईयर की जो सा सेल आ रही होती है, तो जब प्रीवियस ईयर की सेल, परचेज, एसेट्स, करंट एसेट्स सब कुछ आ रहा है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन यू कैन मेजर द चेंज। उसमें आपको जो सा चेंज आइडेंटिफाई हो जाती हैं एंड देन यू कैन चेक द ट्रेंड। ट्रेंड मीन के अप्स एंड डाउन जो भी आ रहे हैं वो चेक किए जाते हैं। थर्ड जो आता है दैट इज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड मीन यू गैदर समथिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पेरेंट्स एंड द सब्सिडीज आर प्रेजेंट। इसमें क्या किया जाता है कि पेरेंट्स की और सब्सिडी की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट की जाती है। प्रेजेंट एज इफ द टू कंपनीज आर ए सिंगल बिजनेस यूनिट। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो है सब्सिडी को भी जो है सेपरेट मेंशन कर दिया जाता है और मदर कंपनी को भी सेपरेट मेंशन कर दिया जाता है और एक कंसोलिडेटेड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी जाती है। और सम टाइम ये भी होता है कि कई कंपनीज जो सी हैं वो पाकिस्तान में सम फॉरेनर कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं फॉरेन कंपनीज कि वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस जो है वो कर रही होती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर देन वन करेंसी में जो है वो बनाती हैं। सपोज हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो क्या करती है, उसमें भी बनाती है, हांगकांग डॉलर में भी बनाती है, यूएस डॉलर में भी बनाती है और पाक रुपीज़ में भी बनाती है। तो इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि समटाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मोर देन वन करेंसी में भी प्रिपेयर की करती हैं। ये तो हमने 3 टाइप्स पढ़ ली। क्लासीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक जो सिंपल क्लासिफिकेशन होती हैं वो हमारी जैसे हमने प्रीवियस बनाई है वो होती, प्रीवियस बनाई हैं जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई हैं वो आ जाती हैं। और कंपैरेटिव में ये किया जाता है कि सेवरल ईयर को कंपेयर किया जाता है। और कंसोलिडेटेड में क्या होता है कि ग्रुप्स को भी ऐड कर लिया जाता है। अब टूल्स ऑफ एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो नंबर 1 जो जिसमें आता है दैट इज़ द डॉलर एंड द परसेंटेज चेंज। डॉलर एंड द परसेंटेज, डॉलर चेंज मीन के कितने डॉलर्स की चेंज हुई है। लाइक करंट एसेट प्रीवियसली कितने थे, प्रीवियसली जो है ये आपके पास $10,000 थे, अब जो है दैट इज़ $15,000 जो है वो चेंज आई है। अगर आप इसको परसेंटेज मेजर करेंगे तो परसेंटेज मेजर का मतलब ये होगा कि 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो चेंज कितनी आई, 50% जो है वो इंक्रीज हुआ। तो इट्स कॉल्ड डॉलर परसेंटेज। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट्स परसेंटेज, कि सिंगल कंपोनेंट्स को लेके उसकी परसेंटेज को चेक किया जाता है कि लाइक कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि टोटल एसेट जो है वो दैट इज़ उसका एक कंपोनेंट ले लिया जाए। टोटल एसेट इज कंसिस्ट ऑन करंट एसेट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, और उसमें मुख्तलिफ जो से कंपोनेंट्स आते हैं, कैश आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है, नोट रिसीवेबल आता है, लैंड बिल्डिंग आता है, और उस कंपोनेंट को देख के ये देखा जाता है कि टोटल एसेट में से कितना % इस एक कंपोनेंट का है। लाइक तो ये इसको जो सा कंपोनेंट परसेंटेज का नाम दिया जाता है। देन बात की जाती है ट्रेंड परसेंटेजेस की। ट्रेंड परसेंटेज में क्या होता है कि ट्रेंड देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर से अब इस ईयर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। एंड देन द रेशियो एनालिसिस में क्या किया जाता है कि दो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को लेके एक दूसरे के ऊपर डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो है उससे एनालिसिस किया जाता है और डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं।
सो वी स्टार्ट विद द डॉलर एंड द परसेंटेज चेंज। डॉलर और परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। डॉलर चेंज क्या होगा, जैसे पहले बताया था, डॉलर चेंज इज इक्वल टू एनालाइसिस पीरियड अमाउंट माइनस द बेस पीरियड अमाउंट, के किस पीरियड को एनालाइज किया जा रहा है। एनालाइज जो है वो 2012 को किया जा रहा है एंड बेस में भी डेट इज 2005 2011, तो जो बेस होगा उससे माइनस कर देंगे तो डॉलर चेंज आपके पास आ जाएगी। एंड परसेंटेज चेंज इज द डॉलर चेंज, जो डॉलर चेंज आई थी डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड अमाउंट, डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड अमाउंट, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि परसेंटेज चेंज आ जाएगी। डॉलर परसेंटेज चेंज में हमारे पास है एवेल्युएटिंग परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड अर्निंग्स। सेल्स एंड अर्निंग शुड इंक्रीज एट मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, के सेल और अर्निंग जो सी है वो इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर वो इन्फ्लेशन के रेट से कम इंक्रीज़ करती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कुछ अर्न नहीं किया। इन रियलिटी हमने अर्न तो किया होगा, लेकिन जो हमारी रियल अर्निंग होगी वो ज़ीरो आ जाएंगी। इन मेरिंग क्वार्टरली चेंज कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर। और अब क्या किया जाता है कि जब क्वार्टरली चेंज मेजर की जाती है तो प्रीवियस ईयर के ही क्वार्टर को मेजर किया जाए। जब क्वार्टरली चेंज मेजर की जाती है तो प्रीवियस ईयर के ही क्वार्टर को मेजर किया जाए। सपोज वाल्स आइसक्रीम है, तो वाल्स आइसक्रीम क्या करती है कि वो अपनी क्वार्टरली एनालिसिस करती है इस साल का और प्रीवियस ईयर का। अगर तो वो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि फर्स्ट क्वार्टर से मेजर करे, सेकंड क्वार्टर को सेकंड क्वार्टर को, थर्ड और थर्ड को फोर्थ को फोर्थ से। तो अब सेकंड और थर्ड क्वार्टर है उसमें लाजमी बात है कि वाल्स वालों की सेल्स जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में, क्योंकि उस क्वार्टर में क्या होता है कि पाकिस्तान में सर्दी पड़ रही होती है, तो एट दैट टाइम पे सेल जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप क्वार्टर्स को मिक्सअप कर देंगे तो आपका एनालिसिस जो है वो गलत हो जाएगा। परसेंटेज चेंज में बी मिसलीडिंग व्हेन द बेस अमाउंट इज स्मॉल, कि समटाइम क्या होता है कि जो बेस ईयर हम सेलेक्ट करते हैं अगर वो स्मॉल हो या उस साल स्टैंडर्ड जो है सेल ना हुई हो, या तो हमने बहुत ज़्यादा ले लिया या हमने बहुत कम ले लिया, तो इन बोथ केसेस जो है वो हमें मिसलीड कर देगी। तो जो हमने बेस पीरियड सेलेक्ट करना होगा, बेस ईयर सेलेक्ट करना होगा, उसको सेलेक्ट करने से पहले हमें जो है वो सर्टन मेजर करने होंगे। क्या है उस साल जो है वो सेल ठीक हुई थी, उस साल जो है कंपनी ने अपनी ऑप्टिमल प्रोडक्शन दी थी, उस साल इन्फ्लेशन तो नहीं ज़्यादा थी, अदर इकोनॉमिक फैक्टर तो नहीं इफेक्ट कर रहे थे। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद बेस पीरियड सेलेक्ट किया जाता है। We have one example. Let's look at the asset section of the Colver Corporation's comparative balance sheets and income statement for 2003 and 2002. Compute the dollar change in the percentage for cash. Dollar change and the percentage for cash. अब क्या डॉलर चेंज जो हुई है वो और परसेंटेज जो चेंज हुई है वो। अच्छा, अब बाय लॉ जो है कंपनी क्या करती है कि 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। अगर आपका हो ऐसा, आई आस्क यू कि आप लोग, आई सजेस्ट यू कि आप ऐसा करें कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट लें और उसको देखें और उसमें से कंपोनेंट्स को देखें, और जो ये कोर्स आपने पढ़ा है और आपको वो बैलेंस शीट जो है वो कितनी समझ आती है, तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनीज हमेशा यूजली 2 साल की बैलेंस शीट, 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शो करती हैं टुगेदर, वन प्रीवियस ईयर की और वन दिस ईयर की। तो अब हमारे पास क्या है, आपने क्या किया कि आपके पास 2002 और 2003 की जो है फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो अवेलेबल है। कॉल्वर कॉर्पोरेशन कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिसंबर 31, 2002 एंड 2003। अब हमारे पास इसमें एसेट्स भी हैं, सारे एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स 2002 के भी अवेलेबल हैं, 2003 के भी अवेलेबल हैं। डॉलर चेंज, परसेंटेज चेंज वी हैव टू फाइंड। अब डॉलर चेंज कैसे फाइंड की जाएगी कि बेस ईयर को माइनस कर दिया जाएगा
dollar change is the 11,500, base year is 23,500 and the current year is जिसको वैल्यूएट किया जा रहा है that is 2003 माइनस 2002। तो क्या हुआ कि 2002 से 2003 में जो एसेट्स में चेंज आया है that is the cash and cash equivalent and that is 11,500 डिक्लाइन कर गया पिछले साल से। और अब इसकी अगर परसेंटेज लेनी हो तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आई है वो क्या है कि जो डॉलर चेंज है डिवाइडेड बाय द बेस ईयर। डॉलर चेंज कितनी थी 11,500 एंड यू डिवाइडेड इट 23,500 into 100 दैट इज द 48.94%। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर से या बेस ईयर से अब जो चेंज आई है डिक्लाइन जो आया दैट इज माइनस 48.9%। और इसी तरह बाकियों का भी एनालिसिस किया जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल को अगर आप देखना चाहें तो क्या होगा कि बेस ईयर करंट ईयर या जिस ईयर को एनालाइज कर रहे हैं उसमें से आपने माइनस किया बेस ईयर को 60,000 माइनस 40,000 तो आपके पास क्या आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 दैट इज द 50%। सो 50% इज इंक्रीज इन द अकाउंट रिसीवेबल एज कंपेयर टू द बेस ईयर। देन आपने बात की इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री 80,000 माइनस 10,000 आपके पास 20,000 है। 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000 तो आपके पास आ गया माइनस 20,000। इट्स मीन कि इन्वेंट्री इज डिक्रीज बाय द बेस ईयर 20%। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी उसी तरह आपने कंपेयर किया और टोटल एसेट। अच्छा अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप टोटल एसेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। टोटल करंट एसेट को जो से आप कंपेयर कर सकते हैं। टोटल करंट एसेट फॉर ऑब्जर्व पीरियड 155,000 माइनस द बेस पीरियड 164,700। आपके पास जो चेंज आया दैट इज डिक्लाइन बाय 9,700 डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड। सो दिस डिक्लाइन इज 5.9%। उसके बाद प्रॉपर्टी लैंड को देख सकते हैं। लैंड में कोई चेंज नहीं थी। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट नेट बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है 41.2% से। टोटल प्रॉपर्टी जो सी है वो आपकी टोटल प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट वो आपका कितना आ गया दैट इज़ 160 एंड 125। उसमें जो चेंज आया है वो कितना आया है दैट इज़ 28%। एंड देन टोटल एसेट्स आपके पास आ गया। टोटल एसेट जो से चेंज हुए हैं दैट इज 8.7% इंक्रीज हुआ है उस टोटल एसेट्स में। और परसेंटेज जो है वो राउंड ऑफ की हुई है 1 डेसिमल पे। 2 डेसिमल पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं या फुली राउंड ऑफ कर दें। परसेंटेज चेंज का आपने देख लिया। अब हम जो है वो क्या करते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस जैसे आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक एरो ऊपर जा रहा है और एक एरो नीचे आ रहा है। ऊपर वाला एरो जो है वो आपकी प्रोग्रेस को अपवर्ड शो कर रहा है और नीचे वाला जो है वो डिक्लाइनिंग को शो कर रहा है। द ट्रेंड एनालिसिस इज यूज्ड टू रिवील पैटर्न्स इन द डाटा कवरिंग सक्सेसिव पीरियड के डाटा को जो है पैटर्न को जो है वो शो करता है कि किस पैटर्न पे आपका डाटा जो है ये जा रहा है। Trend percent is analyze period amount divided by the base period amount into 100। क्या किया जाता है ट्रेंड परसेंटेज को किस तरह मेजर किया जाता है एनालाइजिंग पीरियड अमाउंट देन द बेस पीरियड अमाउंट और उसके बाद क्या किया इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रेंड एनालिसिस एग्जाम्पल वी हैव वन एग्जाम्पल Berry Products income information for the year ended December 31st। रेवेन्यू कितना है दैट इज फॉर द 5 ईयर 99 का रेवेन्यू आपके पास अवेलेबल है 275,000। 2000 का 290, 320, 355 है 400,000 रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये आपके पास 190, 198, 225, 250, 285 कॉस्ट ऑफ गुड सेल। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपके पास
85, 92, 95, 105 and 115, and 99 is the base period, so its amount will equal to the 100%. So base year is equal to the 100%. अब क्या हुआ कि दिस इज द एनालिसिस फॉर 2000 के लिए हमने क्या किया कि इसमें वी टुक द अमाउंट ऑफ 2000 की हमने ली, दैट इज 290,000 रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द बेस्ट ईयर के पे डिवाइड किया हमने, बेस्ट ईयर को डिवाइड किया 2090 पे, उसके बाद हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज इंक्रीज जो है दैट इज 105 मीन के 5% इंक्रीज हुआ है, दैट इज 5% ग्रेटर देन द प्रीवियस ईयर. अगर 9900 है तो नाउ इट इज 105. उसके बाद हमने जो है वो एनालिसिस किया कॉस्ट ऑफ सेल्स को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, दैट इज 104, प्रीवियस ईयर से वो इंक्रीज की है 104%. और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज इंक्रीज 108, बेस ईयर से 8% जो है वो इंक्रीज किया है. और इसी तरह अब हमने क्या किया कि बाकी जो है उस एग्जांपल को भी फिल आउट कर लिया. लेकिन होगा क्या कि बेस ईयर जो है, अब नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू क्या है 320 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 220 इंटू 190, तो बेस ईयर हमारा जो है वही रहेगा, दैट इज द 1999. तो ये हमारा एक ट्रेंड एनालिसिस को शो कर रहा है कि ट्रेंड क्या है कि जी 99 में 100 था, फिर 105 हुआ, 99 से कितना इंक्रीज हुआ. अगर हम 2003 में देखें तो बेस ईयर हमारा कितना था 99 से अब 145 मीन के 45% आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सी है दैट इज 150% इंक्रीज, सॉरी दैट इज 50% इंक्रीज, नॉट 150%. एंड नाउ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 35%. तो ट्रेंड एनालिसिस अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में तो 8% इंक्रीज हुआ, 12%, 24% एंड देन 35%. तो ट्रेंड हमारा जो है वो अपवर्ड जा रहा है. देन हमारे पास आता है कंपोनेंट परसेंटेज को जो है उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है. एग्जामिन द relative size of the each item in the financial statement by computing components or common size percentage. इसमें आपको एग्जांपल जो सी है दैट इज अवेलेबल है. फार्मूला क्या यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट परसेंट दैट इज द एनालाइज अमाउंट डिवाइडेड बाय द बेस अमाउंट इनटू 100. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जो बेस ईयर लिया जाता, जो बेस अमाउंट ली जाती है, बेस अमाउंट दैट इज़ द टोटल एसेट. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि एक टोटल एसेट का एक कंपोनेंट ले लिया जाएगा और उसको टोटल एसेट पे डिवाइड कर लिया जाएगा और परसेंटेज चेक कर ली जाएगी कि कितनी अमाउंट जो सी है, कितने परसेंट टोटल एसेट का कैश में है, कितने परसेंट टोटल एसेट का लैंड में. एंड देन इनकम स्टेटमेंट को जो बेस ली जाती है इनकम स्टेटमेंट की, वो रेवेन्यू को ली जाती है. आई होप कि वी हैव वन एग्जांपल. यस, द कॉलवर कॉर्पोरेशन कंपैरेटिव बैलेंस शीट December 31st. कंप्लीट द कॉमन साइज एनालिसिस फॉर द अदर एसेट्स. तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, बाकी जो है उसका चेक करते हैं. फर्स्ट वी हैव एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब ये देखें कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका अगर हम जो है वो कॉमन साइज एनालिसिस करेंगे तो क्या किया जाएगा कि वी हैव कैश इन 2003, हमारे पास कितना है 12,000. और जैसे आपको बताया था कि डिवाइड किस पे किया जाएगा, टोटल एसेट्स पे. तो टोटल एसेट पे डिवाइड किया, दैट इज 315. 12,000 डिवाइडेड बाय 315 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका हमारे पास आ गया 3.8%. तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2003 में जो टोटल एसेट का वो 3.8% है. अब 2002 में चेक करते हैं तो 23,500 डिवाइडेड बाय 289,700 इंटू 100. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2002 में जो कैश है दैट इज़ द 8.1% ऑफ द टोटल एसेट.
और अब इसी तरह बाकी जो सा आपने क्या किया, आई रिपीट इट, एक आधी एंट्री जो सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 60,000 डिवाइडेड बाय 315,000 इंटू 100, तो वो क्या आया 19%। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल इज द 19% ऑफ द टोटल एसेट। उसके बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर का भी अवेलेबल है, 40,000 डिवाइडेड बाय 289,700 इंटू 100, दैट इज 13.8%। चलें, दीज आर द करंट एसेट्स। एक एग्जांपल हम जो सी है वो ले लेते हैं फिक्स एसेट की, दैट इज द लैंड 40,000 डिवाइडेड बाय 315,000 इंटू 100, दैट इज 12.7% ऑफ द टोटल एसेट। और अगर आप सबसे नीचे जो है वो देखें तो द बेस पीरियड में हमारे पास 100% आ रहा है। करंट एसेट इज, एक और एनालिसिस में इसमें किया जा सकता है, द टोटल करंट एसेट इज हाउ मच, दैट इज द 49.2% ऑफ द total assets. It means approximately 50% is the current asset and the 50% is the fixed asset. As compared to previous year the 57%, approximately 57% is the total current asset and 43% is the total fixed asset. तो इस साल में क्या हुआ है 2003 में कि हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो फिक्स एसेट में इंक्रीज हुआ और करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ एज अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव वन मोर एग्जांपल। लाइबिलिटी साइड पे चले जाते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में भी आप क्या करेंगे कि टोटल एसेट्स को ही डिवाइड करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने एसेट साइड पे किया था। तो टोटल जो से करंट लाइबिलिटीज हमारे पास दी हुई हैं, उसमें से हम एक कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट इज द अकाउंट पेबल 67,000 डिवाइडेड बाय 315,000 इंटू 100। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट पेबल जो है दैट इज 21.3% ऑफ द टोटल एसेट। और प्रीवियस ईयर में क्या था, दैट इज द 15.2% ऑफ द टोटल एसेट। और उसके बाद अगर हम टोटल करंट लाइबिलिटीज को लेते हैं, दैट इज द 22.2% ऑफ द टोटल एसेट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर दैट इज 17.3%। और उसके बाद हम चले जाते हैं शेयर होल्डर इक्विटी पे। शेयर होल्डर इक्विटी का चेक करें तो टोटल पेड इन कैपिटल में दैट इज़ 90,000। जो टोटल हमारे एसेट्स हैं उसका 28.6% इज़ द पेड इन कैपिटल, दैट इज़ द टोटल पेड इन कैपिटल। रिटेन अर्निंग को भी इसी तरह चेक किया जा सकता है और शेयर होल्डर इक्विटी को भी इसी तरह चेक किया जा सकता है। So we have the total liability that is the 46% of the total asset and the total shareholder equity is the 54% of the total asset. और let's see next example हमारे पास कौन सी आती है। We have the Kohler Corporation comparative statement for the year ended December 31st. Compute the common size percentage for रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब अगर आपको याद हो कि हमने क्या किया था कि इनकम स्टेटमेंट में हमने कहा था कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यूज जो है वो बेस करेगा, दैट इज द बेस। तो लेट्स सी, रेवेन्यू जो है वो बेस कर रहा है, रेवेन्यू जो है उसके सामने 100% आ गया। अगर आपको बताया भी ना गया हो तो देन यू कैन ईजिली कंप्यूट कि जो है रेवेन्यू जो सा है दैट इज द बेस्ड। कॉस्ट ऑफ सेल जो सी है दैट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू की कितने परसेंट है, दैट इज द 69.2%। 360,000 डिवाइडेड बाय 520,000 इंटू 100। और इसी तरह प्रीवियस ईयर का निकाला है। देन द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 24.7%, देन interest expenses 1.2%, income before taxes that is 4.8%, and then income taxes 30%, net income is the 3.4% of the total revenue. उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट इनकम पर शेयर। इसका हमने जो है वो एनालिसिस नहीं किया। एवरेज कॉमन स्टॉक शेयर, और यहाँ से आप जो है
दैट इज़ द कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर किया जा सकता है कि प्रीवियस ईयर से इस साल कितनी इंक्रीज या डिक्रीज जो सा हुआ है। कंपोनेंट एनालिसिस के बाद आप ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं, कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को देखते हैं कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। Horizontal analysis, it is an analysis of the percentage increase and decrease of the related item in comparative financial statement। क्या होता है कि increase or decrease in the relative item in the comparative financial statement, मीन के comparative financial statement में relative item increase या decrease कर रहा है, उसको हम horizontal analysis का नाम देते हैं। This is the comparative balance sheet for 2005 and 2005 and 2006। लिंकन कंपनी की जो सा ये बैलेंस शीट है हमारे पास। और अब इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव द करंट एसेट्स। करंट एसेट हमारे पास कितने हैं 2005 में जो है 533,000 और 2006 में कितने 55,000। अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप थर्ड कॉलम जो है वो देखें तो उसमें हमारे पास 17,082 इंक्रीज हुआ, 82,500 जो ब्रैकेट्स में वो डिक्रीज हुए, 25,500 91,000 टोटल डिक्रीज हुआ। और इसके बाद अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करें तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमारे पास क्या हुआ कि जो भी डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द बेस ईयर। बेस ईयर क्या था 2005, तो परसेंटेज जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है दैट इज 3.2%। तो हमारे करंट एसेट जो इंक्रीज हुए हैं वो 3.2% इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू द बेस ईयर। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को हमने लिया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या था, पहले हमने डिफरेंस लिया, जो डिफरेंस आया उसको हमने डिवाइड कर दिया बेस ईयर पे। तो इट्स मीन कि हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वी हैव पेड, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि दैट इज़ द 46.5%। 46.5% हमने लाइबिलिटीज जो सी हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर से डिक्रीज़ की है, दैट इज़ 46.5%। दिस इज़ नॉट ए गुड न्यूज़, दिस इज़ बैड न्यूज़ कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकलवा लिए हैं, हमें ज़रूरत थी हमने निकाल लिया, दैट इज़ 46.5%। अगर आप परसेंटेज नहीं निकालते, जो से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं करते, तो आपको ये तो पता चल रहा है वन लुक में कि जी आपकी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड हाउ मच परसेंटेज, कितनी अमाउंट और कितनी परसेंटेज से ये चेंज हुई है। तो अब क्या होगा, यू हैव द फार्मूला, क्या किया आपने, डिफरेंस डिवाइडेड बाय द बेस ईयर। बेस ईयर पे आपने डिवाइड किया एंड देन यू विल फाइंड द आंसर। ओके, यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज फॉर द फिक्स एसेट। तो अब हम क्या करते हैं कि फिक्स एसेट की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। अब ये परसेंटेज हमारे पास कितनी आई, दैट इज़ 5.4%। क्या था कि जो हमारे पास चेंज आया दैट इज़ 25,500 डिवाइडेड बाय 470,000, तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज़ 5.4% चेंज, दैट इज़ डिक्रीज। सो इनकम स्टेटमेंट को लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या हुआ कि बेस हमारा कौन सा है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में द बेस इज़ द प्रीवियस ईयर 2005 एंड चेंज हमारे पास कितनी है 296,500। बेस ईयर पे डिवाइड किया हमने 1,234,000 एंड देन देयर इज़ ए इंक्रीज ऑफ 24%। 24% इंक्रीज हुआ हमारी सेल एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और इसी तरह हमने जो है वी गॉट द नेट सेल। नेट सेल जो सी है दैट इज इंक्रीज 24.8% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जो चेंज था दोनों साल की सेल में उसको उस पर हमने डिवाइड किया बेस ईयर को, तो हमारे पास वो आ गया एंड देन वी कैन कैलकुलेट ऑल द अदर चेंज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है देन वी हैव द वर्टिकल एनालिसिस।
वर्टिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, या वर्टिकल एनालिसिस किसको कहते हैं? परसेंटेज एनालिसिस कैन बी यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ ईच कंपोनेंट टू ए टोटल विद ए सिंगल स्टेटमेंट। अब क्या किया जाता है? परसेंटेज एनालिसिस कैन बी यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ ईच कंपोनेंट टू ए टोटल विद ए सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट में एक रिलेशनशिप जो है वो शो किया जाता है। लेट्स सी कि ये कैसे किया जाए। टोटल आर द 100% आइटम ऑन द बैलेंस शीट इज द टोटल एसेट। वही बात कि जिसे हम कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं उसी तरह इसको भी किया जाता है। आपके पास बैलेंस शीट आ गई। नाउ वी हैव द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात की गई और उस पे करंट एसेट डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द 48.3%। 48.3% हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने वर्टिकल एनालिसिस में ही क्या किया कि हमने देखा कि 2005 में जो चेंज थी वो क्या थी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट इनटू 143.3%। और इसी तरह हमने बाकी सारी जो है वो कैलकुलेशन कर ली। आप वर्टिकल एनालिसिस करने के बाद जो है आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? देखें 2006 में हमारे पास जो परसेंटेज थी टोटल एसेट्स की, करंट एसेट की अगेंस्ट टोटल एसेट, तो वो हमारे पास 48.3% थी और 2005 में कितनी है? 43.3%। तो आप माइनस कर सकते हैं तो आपके पास कितना आया कि दैट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 5%। 5% वो इंक्रीज की है उसने प्रीवियस ईयर से। और इसी तरह आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी एनालाइज कर सकते हैं कि वो डिक्रीज किया है। प्रॉपर्टी को भी एनालाइज किया जा सकता है इसी तरह, और इसी तरह बाकी चीज़ों को भी एनालाइज किया जा सकता है। और हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। लिंकन का कंपनी जो है वही है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम लेंगे नेट सेल्स को 100%। नेट सेल को 100% जो है वो कंसीडर किया जाएगा और उसके अगेंस्ट बाकी कंपोनेंट की परसेंटेज जो है वो निकाली जाएगी। लेट्स सी कि ये कैसा किया जाता है। वी हैव वन एग्जांपल ऑफ द सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कितने? दैट इज 191,000 और उस पर हमने डिवाइड क्या किया? बेस हमने क्या ली थी? दैट इज द नेट सेल। नेट सेल इज 1,498,000। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास आ गई 12.8%। सो इट्स मीन कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं दैट इज द 12.8% ऑफ द नेट सेल के 12.8% है। और इसके बाद हमने बाकी एनालिसिस भी जो है वो किया। उसके बाद हमें ये पता चला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है नेट सेल की 69% है। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 6.9%, ऑपरेटिंग इनकम जो है 10%, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द नेट इनकम। नेट इनकम हमारे पास कितनी है? दैट इज 6.1% ऑफ द टोटल सेल ऑफ 2006। वी हैव एग्जांपल इनकम फ्रॉम। और उसके बाद क्या किया जाता है कि 2005 की भी हम इसी तरह जो है वो वर्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद कंपोनेंट्स को जो है एनालाइज किया जाता है। और इसके बाद फिर जो है आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या था, इस ईयर में क्या था। लेट्स सी कि प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट था दैट इज द 31.7% ऑफ द टोटल सेल। और अब जो प्रॉफिट है 2006 में दैट इज द 30.4% ऑफ द टोटल सेल। और इसी तरह एट द नेट इनकम को अगर आप एनालाइज करें तो नेट इनकम प्रीवियस ईयर कितनी थी? 6.4% ऑफ टोटल सेल। और इस साल कितनी है? दैट इज द 6.1% ऑफ द टोटल सेल। और ये क्या किया है? इसने डिक्लाइन किया है कितना? 0.3%। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये देखते हैं कि ये क्या
होता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस विद बोथ डॉलर एंड परसेंटेज अमाउंट इज आल्सो यूजफुल इन कंपेयरिंग वन कंपनी विद अनदर विद इंडस्ट्री एवरेज. Such comparisons are easier to make with the use of the common size statement in which all items are expressed in percentage. अब कॉमन साइज एनालिसिस में क्या किया जाता है, कॉमन साइज एनालिसिस में वर्टिकल एनालिसिस जो है वो किया जाता है विद बोथ डॉलर एंड परसेंटेज अमाउंट. डॉलर और परसेंटेज अमाउंट जो चेंज आती है उसको मेंशन किया जाता है. इज आल्सो यूजफुल इन कंपेयरिंग वन कंपनी, एक कंपनी को कंपेयर किया जाता है विद अनदर, दूसरी कंपनी से, आर विद इंडस्ट्रियल एवरेज, या फिर क्या किया जाता है कि पूरी इंडस्ट्री की एवरेज जो है वो ली जाती है नेट पे. या यूजली जो है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि वो ये काम जो है करती हैं कि इंडस्ट्री की एवरेज जो है वो ले लेती हैं. जिस तरह आप अगर जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं तो वहाँ पे ये एनालिसिस जो है आपको इजीली मिल सकता है. तो उसमें क्या किया जाता है, दो कंपनीज को कंपेयर किया जाता है या फिर इंडस्ट्री को कंपेयर किया जाता है. सच कंपैरिजंस आर इजियर टू मेक विद द यूज ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट. क्योंकि ये एनालिसिस जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट में इजीली किया जाता है इन विच ऑल आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कि जिसमें क्या किया जाता है कि तमाम आइटम्स जो है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं. लाइक आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं कि एक आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लिया, लाइक कोहिनूर टेक्सटाइल मिल को ले लिया, उसके आपने करंट एसेट लिए. करंट एसेट्स उसके जो है टोटल एसेट के कितना था, 5% था. उसके बाद आपने कंपेयर किया जो है स्टारा टेक्सटाइल मिल को, कोहिनूर वालों ने स्टारा से टेक्सटाइल मिल को जो है अपने साथ कंपेयर किया या आपने किया. तो स्टारा टेक्सटाइल मिल का क्या हुआ कि उनके जो करंट एसेट थे दैट इज द 2%, सपोज एग्जांपल किया, दैट इज द 2% ऑफ द टोटल एसेट्स. अब उसके बाद आपने जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेब पे गए और वहाँ पे जाके आपने इंडस्ट्रियल एवरेज ले ली. तो इंडस्ट्रियल एवरेज जब आपने ली तो इंडस्ट्रियल एवरेज क्या आई, दैट इज 5.5. तो इट्स मीन कि जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है वो इंडस्ट्रियल एवरेज के नियरेस्ट एज कम्पेयर टू द स्टारा टेक्सटाइल मिल. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में, बेंचमार्क जो है वो डिटरमिन करने में या इंडस्ट्री को एनालिसिस करने में काफ़ी जो है वो हेल्पफुल शामिल होती है. We have one example, common size income statement. Common size income statement, we have the example of the two companies, जिसमें हमारे पास कौन सी कंपनी है, एक लिंकन कंपनीज है और एक मेडिसन कॉरपोरेशन है. We have the condensed common size income statement for the year ended December 31st 2006. अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास लिंकन कॉरपोरेशन की भी है, लिंकन कंपनी की भी है और मेडिसन की भी है. उसमें क्या है, सेल्स जो सी हैं उनकी हमने ली दोनों की. तो हमारे पास जो सेल्स थी दैट इज़ द जो लिंकन कंपनी है उसकी थी 102.2% ऑफ द नेट सेल, और जो मेडिसन कंपनी है उसकी भी 102.3%, ऑलमोस्ट सेम है. और उसके बाद अगर हम सेल्स रिटर्न्स को देखें दैट इज़ 2.2% और 2.3%, दैट इज़ आल्सो सेम. अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ जाते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपको यही बता रही है कि वहाँ जो लिंकन कंपनी है दैट इज़ 69.6% और मेडिसन कंपनी जो सी है उसकी 70% है, और अप्रॉक्सीमेटली दोनों की सेम आ रही हैं. और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज़ द 0.4% इज़ ग्रेटर द लिंकन कंपनी का ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द मेडिसन कंपनी. और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस देख लें. सेलिंग एक्सपेंस जो से हैं वो
लिंकन कंपनी के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिसन कंपनी के। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी लिंकन कंपनी के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिसन कंपनी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी ज़्यादा आ रहे हैं 19.7% और 15.6%। और उसके बाद अगर हम देखें इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको ये भी जो सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे आर ग्रेटर किसके ज़्यादा है, दैट लिंकन कंपनी के ज़्यादा और मेडिसन कंपनी के कम है। और जब आप देखते हैं कि जो सा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से जो इनकम हुई है या ऑपरेटिंग इनकम जिसको कहते हैं, दैट इज़ मेडिसन कंपनी की ज़्यादा है, दैट इज़ 14.4% ऑफ द सेल, और लिंकन कंपनी की दैट इज़ 10.7% ऑफ द नेट सेल। ये जो भी परसेंटेज आ रही हैं दैट इज़ द बेस्ड ऑन दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नेट सेल। उसके बाद हमारे पास अदर इनकम आ जाता है। अदर इनकम में जो है दैट इज़ 0.6% दोनों के, अदर एक्सपेंसेस 0.4% एंड 0.5%। इनकम बिफोर इनकम टैक्स दैट इज़ 10.9% एंड 14.5%। दोनों का जो है वो चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। एंड देन इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है अगर इनकम ज़्यादा है तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे 5.5% एंड देन 4.8%। और उसके बाद आप देखें कि नेट इनकम जो सी है दैट इज़ 6.1% एंड 9%। तो हमारी जो है अगर हम इन दोनों का कंपनी का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास तमाम डिटेल जो सी है वो अवेलेबल हैं, जिसमें क्या हुआ कि हमारे पास सेल्स की परसेंटेज हमने ली थी और सेल की परसेंटेज में हमारे पास सारे कंपोनेंट्स जो है वो आगे एट द एंड वी एनालाइज कि मेडिसिन कंपनी का जो से इनकम नेट इनकम जो सी है वो 9% है टोटल सेल की, और जो आपकी लिंकन कंपनी है उसकी सेल जो सी है दैट इज 6.1%। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरी है। उसमें स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि डिसीजन बेटर हो सके। और डिसीजन कौन करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो से डिसीजन मेकर जो से वो डिसीजन करते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंटरनल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। हमने 4 जो है वो टूल्स पढ़े थे आज जो बेसिक टूल्स होते हैं। और आज के लेक्चर में हमने उसमें से रेशियो एनालिसिस के अलावा बाकी तीनों के तीनों टूल्स किए, जो है उसको स्टडी किया। उसमें हमने एग्जांपल्स की और उसके बाद हमने जो है एट द एंड जो है हमने उस टूल्स का जो है कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया कि अगर दो कंपनीज के दरमियान एनालिसिस करना हो तो कैसे किया जाए। आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई हैं उसको सॉल्व करना है और बुक का जो लिटरेचर है उसको भी स्टडी करना है। जब आप वो स्टडी करेंगे तो आई होप कि जो आज का लेक्चर है वो आपको मोर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रेशियो एनालिसिस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस जो है वो कंपनीज का किस तरह किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।